आज़ाद ग्रुप द्वारा संचालित आज़ाद MPPSC एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये व्यापक मंच मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली MPPSC एग्ज़ाम, साथ ही MP व्यापम द्वारा आयोजित सभी एग्ज़ाम और मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा आयोजित अन्य सभी एग्जाम, चाहे MPSI हो या अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हों, सभी की तैयारी करने वाले मध्य प्रदेश राज्य के सभी अभ्यर्थियों के लिए समर्पित मंच है। इसके माध्यम से आप सभी को मध्य प्रदेश राज्य विशेष की व्यापक तैयारी, साथ ही समान अध्ययन की व्यापक विषय वस्तु और करंट अफेयर्स की सभी क्लासेज आपको यहाँ पर निरंतर रूप से मिल रही हैं। प्लेलिस्ट बनाई गई हैं, प्लेलिस्ट पर विषयवार आप सभी क्लासेस देख सकते हैं। साथ ही आप सभी के लिए एक निःशुल्क मासिक पत्रिका भी दी जा रही है। आप सभी आज़ाद MPPSC एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप में स्टडी मटेरियल के सेक्शन में आपको हर एक मंथ की करंट अफेयर्स की मासिक पत्रिका आपको मिल जाएगी। उस मासिक पत्रिका से आप कंप्लीट, आपका मासिक निःशुल्क है, पूरी तरीके से पूरा मासिक करंट अफेयर्स आपका कवर हो जाएगा। साथ ही यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप आज़ाद MPPSC एकेडमी के एप्लीकेशन में जाइए। गूगल प्ले स्टोर पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, ये वहीं पर आपको ये मैगजीन मिलेगी। और आज़ाद MPPSC एकेडमी के एप्लीकेशन पर चैट वाला सेक्शन है। चैट वाले सेक्शन पे आप कोई भी डाउट पूछेंगे, आपको तुरंत वहाँ पर आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी व्यापक तैयारी प्रारंभ करिए। साथ ही इस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन के स्तर पर क्लासेस करिए। आपको सभी क्लासेस यहाँ पर निरंतर मिलेगी। जो भी छात्र यहाँ पर पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलें। साथ ही मध्य प्रदेश के सभी छात्रों को तक इस प्लेटफॉर्म को पहुंचाइए ताकि सभी छात्र जुड़ करके इस मंच का व्यापक जो है इससे तैयारी कर सकें और अपने लक्ष्य की दिशा में निरंतर बढ़ सकें। चलिए तैयारी प्रारंभ करते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। अफेयर्स के आज के अंक पे करंट अफेयर्स से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को लेंगे। सबसे पहले जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है वो है कॉमनवेल्थ गेम हो रहे हैं आपके रेगुलर डे बाय डे। अब आप सुनेंगे भारत गोल्ड मेडल ला रहा है, भारत सिल्वर मेडल ला रहा है, भारत कांस्य ला रहा है, विश्व के अन्य देश भी इसमें पार्टिसिपेट हैं। तो एक बार जो अभी इवेंट चल रहा है, इवेंट का रिजल्ट फाइनल तो बाद में आएगा क्योंकि अभी इवेंट एक लॉन्ग ड्यूरेशन में चलेगा। अगस्त में अभी ये कब से कब तक है, ये आपका पूरा इवेंट कब से स्टार्ट हुआ था? अब आप लोग डेली न्यूज़ में देख रहे हैं तो कब से स्टार्ट हुआ था ये? अभी हाल ही में चालू हुआ है। कब से कब तक के लिए है? – 28 जुलाई से स्टार्ट हुआ है और कब तक समापन होगा इसका? 8 अगस्त तक। 28 जुलाई से लेके 8 अगस्त तक जो है इसमें लगभग 72 देश हिस्सा ले रहे हैं और लगभग इसमें 19 खेलों में 283 मेडल रखे गए, मेडल इवेंट रखे गए हैं। ठीक है, और पहली बार जो है इसमें महिलाओं के लिए क्रिकेट प्रतियोगिता भी रखी गई है। T20 क्रिकेट मैच भी आयोजित किया जाएगा, वो भी एक मेडल के तौर पे रखा गया है। तो कॉमनवेल्थ गेम के बारे में एक बार हम चर्चा करेंगे। भारत में भी 2010 में कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन किया गया था, 19वां कॉमनवेल्थ गेम। अभी जो हो रहा है 22वें नंबर का हो रहा है। तो कुछ इसमें फैक्ट आप लोग लिख लीजिए। मैं थोड़ा सा इसका बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको बताऊंगा कॉमनवेल्थ गेम के बारे में। देखिए, कॉमनवेल्थ गेम एक तरीके से जो ब्रिटिश एम्पायर था, ब्रिटिश एम्पायर में बहुत सारे देश थे औपनिवेशिक टाइम पीरियड पे, साम्राज्यवादी टाइम पीरियड पे, कि जो अंग्रेजी शासन का हिस्सा रहे। तो 1930 से पहले सबसे पहले ये स्टार्ट हुए के खेल आपके 1930 में सबसे पहले ये हैमिल्टन शहर में प्रारंभ किए गए थे। ठीक है, कनाडा में आयोजित किए गए थे सबसे पहले ये। लेकिन इसके पहले एक पर्सन थे जिसका नाम था एस्ली कूपर। एस्ली कूपर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि चूंकि अंग्रेजों का शासन विश्व के कई देशों में रहा है, ऐसे में आपस में सद्भावना बनी रहे। जब ये देश औपनिवेशिक तौर पे आज़ाद हो जाएं और सद्भावना ब्रिटेन के साथ इनकी बनी रहे, तो इसको लेकर के खेल को सबसे महत्वपूर्ण इन्होंने आधार बनाया। ठीक है, और सद्भावना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इन्होंने अच्छे संबंध बनाए रखने के उद्देश्य से एक अखिल ब्रितानी खेल बनाने की योजना बनाई। ठीक है, अखिल ब्रितानी यानी अंग्रेजों का जहां शासन रहा है, तो उसको लेकर ही कॉन्सेप्ट आपका निकल के आता है कॉमनवेल्थ गेम को लेकर के। ठीक है, और 1928 में एक एथलीट थे जिनका नाम था बॉबी रॉबिन्सन। उनको जो है राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम खेलों के आयोजन का उनको भार दिया जाता है। और 1930 में
पहली बार पूरे विश्व में कॉमनवेल्थ गेमों का आयोजन करवाया जाता है। कब करवाया जाता है? 1930 में, माफ कीजिएगा, पहला कॉमनवेल्थ गेम आपका 1930, ठीक है, कनाडा में ही आयोजित किए जाते हैं। और आज चल रहा है 2022, ये आपके 22वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आपको पता है कि 2 विश्व युद्ध हुए हैं। प्रथम विश्व युद्ध तो पहले ही हो चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कॉमनवेल्थ गेम नहीं होते हैं। कॉमनवेल्थ गेम के बारे में यदि बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम पूरे विश्व में ओलंपिक गेम और एशियन गेम के बाद जो है तीसरे सबसे बड़े खेल के तौर पे माने जाते हैं। तो जो 22वां कॉमनवेल्थ गेम है ये बर्मिंघम में हो रहे हैं। ठीक है, बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों का उद्घाटन समारोह में भारतीय दल जो गया था उसमें पीवी सिंधु को जो है भारतीय दल का ध्वजवाहक बनाया गया। ये भी पॉइंट लिख लो। पहले नीरज चोपड़ा जी को बनना था, लेकिन नीरज चोपड़ा जी का क्या था, अभी आपको पता है कि उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो वो जो है उनको जो है इस बार वो राष्ट्रमंडल खेलों पे इसलिए नहीं रहे क्योंकि थोड़ा सा उनको बॉडी में स्ट्रेचिंग और इस कारण से वो इस बार नहीं जुड़ पाए। जो अभी इस बार वर्ल्ड चैंपियनशिप थी उसमें वो जो है सिल्वर मेडल लेकर के आए हैं। तो बॉडी फिट नहीं होने के कारण से नीरज चोपड़ा इस बार बाहर हो गए। नहीं, एक मेडल ये भी पक्का था, हो सकता है गोल्ड ही रहे 100%। और अभी ओलंपिक में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो इस बार जो ध्वजवाहक बनाया गया पीवी सिंधु को बनाया गया। पीवी सिंधु इससे पहले राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए थे, 21वें राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, हर 4 साल में होते हैं ये। तो इसके पहले कब होंगे? 2018 में। तो 2018 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए गए थे। ठीक है, इसमें भी ध्वजवाहक जो थी पीवी सिंधु ही थी। ठीक है, तो पीवी सिंधु के बारे में आप जानते हैं। ठीक है, इन्होंने भी ओलंपिक में 2 बार मेडल लेकर के आई हैं, अपने आप में भारत की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी में से एक है। तो एक तो ये आपका इम्पॉर्टेंट बिंदु है, ये आपसे पूछा जाएगा। अभी देखो मैं लेटेस्ट आपको डेटा बताऊं, अभी जो गेम हुआ है आपका इसमें भारत की रैंकिंग 6 चल रही है। अब डे बाय डे रैंकिंग मैं तो कहता हूँ सबसे ऊपर रहे हम, लेकिन देखा जाए तो मेडल वाइज अभी ऑस्ट्रेलिया 30 गोल्ड मेडल ले जा चुका है। ये 2 अगस्त है आज, तो 2 अगस्त का अपडेट है, अभी लास्ट तक देखेंगे अगर क्या रहता है। ये हमारे पदक वीर हैं, लगभग भारत के पास 3 गोल्ड मेडल आ चुके हैं और 3 जो है भारत के पास सिल्वर मेडल हैं और 3 हमारे पास कांस्य मेडल हैं। अभी शाम तक में और अपडेट आ जाएगी। और ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो मेडल वाइज देखिए, यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे ओवरऑल 6वें नंबर पे हैं, क्योंकि मेडल इंपॉर्टेंट होते हैं, गोल्ड मेडल से रैंकिंग इंप्रूवमेंट होती है। बाकी ओवरऑल रैंकिंग देखें मेडल वाइज तो थोड़ा सा कम है भारत की, क्योंकि आप देखोगे स्कॉटलैंड के पास टोटल 22 मेडल हैं। ठीक है, हमसे ज़्यादा ये आपका, तो ये सारी चीज़ों आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे भारत के पास है, भारत के पास जो है टोटल आपके 9 पदक हैं। इनमें से अभी तक वेट लिफ्टिंग वालों ने कमाल कर रखा है। तो संकेत महादेव, इनको सिल्वर मेडल मिला है 55 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में। इन सब के नाम देखिएगा, गोल्ड मेडल वाले तो कम से कम याद रखिएगा, आएगा। गुरु राजा, ये ब्रॉन्ज मेडल मिला है वेट लिफ्टिंग में। इसके बाद इनका नाम आप सभी जानते होंगे, मीराबाई चानू। ठीक है, ये भी ओलंपिक में भी मेडल लेकर के आई थी, गोल्ड मेडल वेट लिफ्टिंग 49 किलोग्राम पे। इसके बाद ये हैं बिंदिया रानी देवी, सिल्वर मेडल वेट लिफ्टिंग। इसके बाद आपका जेरेमी लाल रिनुंगा, ये गोल्ड मेडल पाए हैं, ये भी आपका 67 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग। इसके बाद ये हैं आपके सेवली जी, अंचिता सेवली, गोल्ड मेडल वेट लिफ्टिंग। तो ये 3 गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मीराबाई चानू, जेरेमी लाल रिनुंगा और अंचिता सेवली, ये तीनों नॉर्थ ईस्ट से हैं आपके। इसके बाद सिल्वर मेडल ये जूडो में एक आया है आपका, सुशीला देवी, विजय कुमार यादव ब्रॉन्ज मेडल जूडो और हरजिंदर कौर ब्रॉन्ज मेडल वेट लिफ्टिंग। ठीक है, तो ओवरऑल इसमें से गोल्ड वाले तो याद रखिएगा, बाकी आप देखते रहिएगा, डे बाय डे की अपडेट आपकी ये आएगी, इसको लेकर के आपको जानकारी लेनी है। ठीक है, ये इवेंट जो है कॉमनवेल्थ गेम के बारे में, हाँ, जिसमें जो वेट होता है, वज़न को जो है लिफ्ट करना होता है, उठाना होता है। हाँ, एक बार मैं दिखा दूंगा इमेजेस वगैरह में तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। उसमें एक पर्टिकुलर वेट को आपको लिफ्ट करना होता है, उठाना होता है। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ गेम यानी कि राष्ट्रमंडल खेल। ठीक है,
हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। और देखिए शुरुआत में इनका नाम कॉमनवेल्थ गेम नहीं था। शुरुआत में जो है इनका नाम देखा जाए, जब ये स्टार्ट हुए थे तो शुरुआत में इनको ब्रितानी साम्राज्य के खेल थे, तो इनको कॉमनवेल्थ गेम जो नाम दिया गया 1974 में दिया गया, 1974 पे। शुरुआती नाम जो इनका था, शुरुआती नाम राष्ट्रमंडल खेल जो थे आपके, ये ब्रिटिश साम्राज्य के खेलों से नाम के तौर पे इनको जाना जाता था। ब्रिटिश साम्राज्य के खेल या ब्रिटिश एम्पायर गेम कहा जाता था इनको। 1930 से लेकर 1950 तक इनको ब्रिटिश एम्पायर गेम कहते थे। फिर 1954 और 1955 में इनका नाम बदला गया, लिखा गया ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम। और इसके बाद 1970 से 74 में ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम, और 74 से इनका नाम जो है कॉमनवेल्थ गेम के नाम पे रखा गया। तब से लेकर अभी तक इसको और शॉर्टकट में चोगम कहा जाता है ना। इसको लेकर राष्ट्रमंडल देशों का क्या होता है, आयोजन भी किया जाता है। आप देखते हैं इनकी आपस में शिखर सम्मेलन भी राष्ट्रमंडल देशों की होती है, तो शिखर सम्मेलन को चोगम कहते हैं शॉर्टकट में। तो उसमें भी भारत के जो है कोई ना कोई प्रतिनिधि पहुंचते रहते हैं। तो इस साल चूंकि है आपका राष्ट्रमंडल खेल, तो इसलिए इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जाना जा सकता है। तो इस बार ये इंग्लैंड के बर्मिंघम में हो रहे हैं। 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक होंगे ये। 72 देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 19 खेल हैं और टोटल इसमें 283 इवेंट है। 283 मेडल हैं या 283 इवेंट मेडल इसमें देखे जाएंगे। लगभग 4500 से ज़्यादा एथलीट इसमें हिस्सा लेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसमें महिला क्रिकेट 2020 गेम भी इस बार रखा गया है। ठीक, तो ये विभिन्न कई सारे देखो स्टेडियम्स बनाए जाते हैं जब कभी भी होता है। भारत में भी जब हुआ था यहाँ पे दिल्ली में, तो एक स्टेडियम में नहीं होते, इतने सारे इवेंट होते हैं कि डे बाय डे में कई सारे इवेंट को लेकर के कई सारे स्टेडियम इनबिल्ड होते हैं। तो 8 से 9 स्टेडियम में ये आपके होंगे। भारत की बात करें तो भारत से टोटल इस बार गए हैं 215 खिलाड़ी। 215 खिलाड़ी भारत की तरफ से गए हैं। और नीरज चोपड़ा इस बार नहीं रहे, नहीं तो नीरज चोपड़ा होते तो 1 मेडल मतलब आपका गोल्ड ये तय हो जाता। बाकी कई सारे बड़े नाम हैं इसमें, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, है ना, कई सारे नाम इसमें, पीवी सिंधु, ये नाम आपके सब जुड़े हैं। तो फिर इस बार काफ़ी अच्छे मेडल आएंगे भारत के। ठीक है, तो जब फाइनल मेडल आएंगे तब देखा जाएगा। रवि कुमार दहिया हैं, मीरा बाई चानू का मेडल आ ही गया है। ठीक है, और भी बहुत सारे लोग हैं इसमें। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट आपकी जानकारी ये आपको रखना है। इसमें डे बाय डे जो भी डेवलपमेंट हो आप लोग एक बार देखते रहना जरूरी है। इससे परिचित हो गए, ये चिन्ह से, किस चीज़ का चिन्ह है ये? अरे संयुक्त राष्ट्र संघ का है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। ये कुछ भी बोलते हैं, सुरक्षा परिषद का चिन्ह है ये। और आपको पता है सुरक्षा परिषद में 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। यूनाइटेड नेशन पूरे वर्ल्ड में इतने सारे प्रोग्राम चलाता है, इसको इस तरीके से नहीं देखना है। भारत इसकी सदस्यता के लिए तत्पर है। हम चाहते हैं कब हमें इसकी स्थायी सदस्यता मिले, परमानेंट मेंबर बने। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का सम्मान, रिस्पेक्ट करना, ये हमारी विदेश नीति का हिस्सा है। तो ये आपके अंदर भी दिखना चाहिए। ठीक है, जो भी 5 हैं वो 5 हैं ना उसमें। ठीक है, ये दिमाग में बैठाना है कि इसको निगेटिव फॉर्म पे नहीं लेना। यूनाइटेड नेशन आज वर्ल्ड में कितने सारे प्रोग्राम चला रहा है ना, और आज ये सफल है। तृतीय विश्व युद्ध नहीं हुआ ना अभी तक, तब तक ये संस्था है। और भारत यहाँ पे प्रतिनिधि, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्राध्यक्ष जाके संबोधित करते हैं। हम इस संस्था पे भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का सम्मान करना है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का सम्मान ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो कभी भी एक सिविल सर्विसेज की तैयारी करने में ये भाव आपके अंदर कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, मजाक में भी नहीं। दिमाग में बैठाइए चीज़, क्योंकि मजाक के बाद कई बार ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें आपके टोटल मेंबर होते हैं 15 सुरक्षा परिषद में। अभी 5 नए मेंबर बने हैं जून में। तो वो 5 नए मेंबर अभी आप पूरे लिख लेना, मैं पूरे की लिस्ट लिखवा दूंगा। तो जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। 5 तो परमानेंट ही रहेंगे और 10 आपके चुने जाते हैं इसमें, और ये महासभा के द्वारा चुन करके भेजा जाता है। तो 5 जो चुने गए हैं नाम लिख लो उनके, और जो 5 अन्य अभी हैं उनके भी बात कर लेते हैं। अभी भारत है या नहीं है अस्थायी सदस्य में? भारत भी है इसमें, अभी अस्थायी में भारत भी है। मतलब सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में भारत भी है। ठीक है, ऑलरेडी है। लेकिन जो 5 नए चुने गए हैं, पहले उनका नाम लिखे। इक्वाडोर,
इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो 2023-24 के कार्यकाल तक ये रहेंगे। हर 2 साल बाद चुनाव होते हैं, हर 2 साल बाद इन्हें चुना जाता है। इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2023 से चालू होगा, तो पूरे 23 में रहेंगे, पूरे 24 में रहेंगे। ठीक है, और जो अभी हैं हमारे, जो जैसे भारत है आपका, भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से चालू हुआ था, तो कब तक रहेगा भारत? 1 जनवरी 2022 से लेके 2023, 2 साल रहना होता है। तो 1 जनवरी से कार्यकाल चालू होता है सुरक्षा परिषद में जो नए चुने जाते हैं। 5 जो और हैं उनके नाम लिख लीजिए, भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे। नॉर्वे, ठीक है। 5 स्थाई सबको पता है, 5 स्थाई कौन से हैं? ठीक है, सब जानते हैं। तो 5 हैं आपके, भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे। 5 गैर स्थाई है और 5 मैंने आपको बता दी 2023 में। ये जो है 31 दिसंबर 2023 से जो है इनका कार्यकाल ख़त्म होगा और आदर्श इनके पास सदस्यता रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये आपका एक संस्था है, मैं चाहता हूँ इस संस्था के बारे में थोड़ा डिटेल से मैं आपको लिखवा भी दूँ और इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी है। संस्था का फुल फॉर्म कोई बताएगा? ILO का फुल फॉर्म क्या है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, तो ये संस्था कब बनी थी कोई बताएगा? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन क्या है, क्यों इसको बनाया गया, क्या कारण रहा? 1919 में, आपको पता है 1 मई को श्रम दिवस के तौर पे मनाया जाता है। तो 1919 में वर्साई की संधि के माध्यम से एक संस्था बनाई गई थी जिसका नाम था राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन। तो लीग ऑफ नेशन की संबद्ध एजेंसी के तौर पे ILO की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसके बाद इसको 1946 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ बन गया तो इसको उसमें शिफ्ट कर दिया गया। तो अभी एजेंसी किसके अंतर्गत काम कर रही है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत काम कर रही है। ठीक है, ILO। तो हेडिंग डाल लो, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इससे जुड़ी हुई कुछ खबर है, कुछ करंट को लेकर न्यूज है, बट मैंने आपको बोला है कि जब भी कोई चीज़ न्यूज में रहती है तो थोड़ा सा पृष्ठभूमि के बारे में भी समझना है। ठीक है, दरअसल अभी ILO के द्वारा क्या किया गया है, अपनी एक रिपोर्ट सौंपी गई है। एक रिपोर्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की गई है जिसका नाम है वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट। 2022 में आई है आपकी, 23 मई 2022 को ये रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके तहत इसमें बताया गया है कि पूरे विश्व में काम करने को लेकर के जो क्या क्या स्थिति है, काम करने को लेकर विश्व में जितने भी देश हैं वहाँ पे रोजगार की स्थिति क्या है और काम करने को लेकर के क्या क्या चीज़ें हुई हैं, कोविड के दौरान क्या चेंजेस आए हैं, तो जो जो बदलाव आए हैं इसमें किसकी क्या रैंकिंग है और रीजन इन्होंने बताए हैं। लेकिन उससे पहले हम एक बार ILO के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। लिखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919 में, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919 में। अच्छा, 1919 में यदि ये संगठन बना होगा तो इसकी 100वीं वर्षगांठ कब मनाई जाएगी? 2019 में। ठीक है, ठीक है, वर्ष 1919 में वर्साई की संधि के द्वारा, वर्साई की संधि के द्वारा राष्ट्र संघ की एक संबंधित एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना की गई। राष्ट्र संघ की एक संबंधित एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना की गई। वर्ष 1946 में, वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित ये पहली विशिष्ट एजेंसी बन गई। संयुक्त राष्ट्र से संबंधित ये पहली विशिष्ट एजेंसी बन गई। मुख्यालय इसका कहाँ है? लिख लो, जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। क्यों बनाया गया ILO, कोई बताएगा? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन क्यों बनाया गया? वेरी गुड। किसके लिए?
उद्देश्य सिंपल सा है, सोशल जस्टिस की स्थापना के लिए, सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए, ताकि वैश्विक शांति बनी रहे। राष्ट्र संघ क्यों बनाया गया था? ताकि वैश्विक शांति रहे। तो उसके अंतर्गत एक संस्था बनाई गई ताकि जो श्रमिक वर्ग है ना, या श्रम से जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं, जो श्रम से जुड़े हुए लोग हैं, उनके बीच में एक सामाजिक न्याय को विकसित करने का प्रयास करना, ताकि वैश्विक शांति और स्थायी शांति बनी रहे। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मानवाधिकारों को बढ़ावा देता है, श्रमिक अधिकारों को बढ़ावा देता है, और इसको कई सारे काम ये करता रहता है। सामाजिक वर्गों के बीच में शांति स्थापित करता है, श्रमिकों एवं सभ्य कार्य के लिए न्याय का पक्षधर है, अन्य विकासशील राष्ट्रों के मध्य जो है तकनीकी सहायता उन्हें प्रदान करता है, यदि कभी मंदी आ जाती है तो श्रमिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है, विऔपनिवेशीकरण की प्रक्रिया पे काम करता है कि पूरे विश्व में विऔपनिवेशीकरण रहे। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका में जैसे रंग भेद की विजय रही, इन सभी विजयों पे इसका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन होते रहते हैं, इसकी एक संस्था बनाई गई है, शासी कार्यालय मैंने आपको बताया, इसका एक खुद का सचिवालय है, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कार्य करता है। इसके काम लिख लीजिए, लिखिए ILO के कार्य, ILO के कार्य लिखे। ILO के कार्य, ILO के मुख्य कार्यों में सामाजिक एवं श्रम संबंधी मुद्दों, सामाजिक तथा श्रम संबंधी मुद्दों को हल करना, सामाजिक तथा श्रम संबंधी को मुद्दों को हल करना, तथा ऐसी समन्वित नीतियां एवं कार्यक्रमों का निर्माण करना, तथा ऐसी समन्वित नीतियों एवं कार्यक्रमों का निर्माण करना, जो इसे बनाए रखने के लिए आवश्यक हो। दूसरा, वैश्विक एवं स्थायी शांति हेतु, वैश्विक एवं स्थायी शांति हेतु वैश्विक और स्थायी शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को अपनाना, अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को अपनाना तथा उनके कार्यान्वयन को नियंत्रित करना, तथा उनके कार्यान्वयन को नियंत्रित करना। नेक्स्ट अगला पॉइंट, सामाजिक एवं श्रम समस्याओं को सुलझाने में, सामाजिक एवं श्रम समस्याओं को सुलझाने में सदस्य राष्ट्रों की सहायता करना। ठीक है, तो ये आपके इसके मुख्य कार्य हैं। अब थोड़ा सा हम जो करंट में अभी चर्चा में थी चीज़ें उनके बारे में लिख लीजिए। ठीक है, लिखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा, ILO द्वारा, हाल ही में ILO द्वारा वर्ल्ड ऑफ वर्क शीर्षक से अपनी मॉनिटर रिपोर्ट जारी की गई। जिसके अंतर्गत दो 2022 की पहली तिमाही में 2022 की पहली तिमाही में वैश्विक स्तर पर काम किए गए घंटों की संख्या में 2022 की पहली तिमाही में वैश्विक स्तर पर काम किए गए घंटों की संख्या में
गिरावट दर्ज की गई। साथ ही इस गिरावट में कोविड-19 से पूर्व दर्ज रोजगार के आंकड़ों से 3 से 8% कम है। 3 से 8% कम है। इस गिरावट के मुख्य उत्तरदायी कारण निम्नलिखित हैं। अब इन्होंने कारण बताए कई सारे कि क्या क्या कारण रहे जिससे रोजगार की दर में कमी आ गई। क्या क्या कारण हो सकते हैं? पहला, रूस यूक्रेन युद्ध, है ना, क्योंकि वैश्विक रिपोर्ट है तो एक कारण यह भी हो सकता है, रशिया यूक्रेन आपस में युद्धरत हो गए। दूसरा, ईंधन की कीमतों में वृद्धि हो गई, ये भी एक कारण बताया इन्होंने। कई सारे कारण बताए हैं, तो आप चाहो तो कारण लिख सकते हो, क्योंकि ये जानते हो काम कहाँ पे आएगी, ये रिपोर्ट आपको काम आएगी यदि आपको कोई भी आंसर राइटिंग करना है। जिस आंसर राइटिंग में अर्थव्यवस्था को लेकर के, इकोनॉमी को लेकर के, उसके किसी भी वैश्विक परिदृश्य को लेकर चर्चा करना चाहते हो आप, खासकर कोविड-19 महामारी के परिदृश्य में लिखना चाहते हैं कहीं पर भी, तो आप लिख सकते हैं, एक रिपोर्ट डाल सकते हैं कि एक रिपोर्ट आई है जिसके माध्यम से रोजगार में भी कमी देखने को मिली है ना, काम के घंटों में भी गिरावट। तो इसको लेकर रीजन जो इन्होंने बताया, कोविड भी रीजन आगे होगा, कई सारे रीजन है, क्रम से रीजन लिख लो, कहीं भी आएगा मेंस वगैरह में, आपको ये रिपोर्ट काम आएगी आपके लिए। पहला लिखिए रूस यूक्रेन युद्ध, दूसरा लिखिए ईंधन की कीमतों में वृद्धि, तीसरा लिखिए कोविड-19 रोकथाम उपाय। देखो इन्होंने एक बहुत भयावह स्थिति दिखाई है पूरे विश्व की, और इन्होंने कहा कि इस दौरान करीब 12 करोड़ नौकरियां खत्म हो गई, 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। वैसे बहुत कम संख्या दिखा रहे हैं, 12 करोड़ तो अकेले भारत में ही होगी स्थिति, ठीक है। और दूसरा, सिर्फ 12 करोड़ लोग जो है, इसमें जेंडर गैप भी बहुत ज़्यादा आया है, ये सोशल एक प्रॉब्लम है। मतलब महामारी के दौरान देशों में रोजगार की भागीदारी में लिंग अंतराल असंतुलन को पहले से और बढ़ा दिया है, मतलब महिलाओं को रोजगार से ज़्यादा निकाला गया है इसमें, ठीक है। तो महिलाओं के लिए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है बन गया है, स्थिति सबसे भयावह महिलाओं के लिए बन गई है, ठीक है। तो ये भी लिख लो 2-3 पॉइंट। अब इसको कैसे आप प्रयोग करोगे, कभी ऐसे लिख रहे हो कोविड पे, तो आप डाल सकते हैं सारे जितने पॉइंट में लिखवाऊंगा, सारे पॉइंट किसी न किसी रूप में आप डाल सकते हो वहाँ पे, कि इस रिपोर्ट के मुताबिक जो है, जैसे मान लो आप लैंगिक समानता पे लिख रहे हो, या कोई भी आपको रोजगार पे लिख रहे हो, किसी पे भी लिख रहे हो, तो इस रिपोर्ट का यूज जरूर कर लेना। आगे लिख लो सख्त कोविड-19 रोकथाम। सख्त कोविड-19 रोकथाम उपाय का मतलब क्या? लॉकडाउन लग गया, सब कुछ हो गया, ये कोविड-19 रोकथाम को लेकर ही तो था लॉकडाउन, है ना। नेक्स्ट अगला, इस दौरान करीब 11.2 करोड़ नौकरियां खत्म हो गई। इस दौरान करीब 11.2 करोड़ नौकरियां खत्म हो गई। महामारी के दौर ने देशों में रोजगार भागीदारी में व्याप्त लिंग अंतराल असंतुलन को पहले की स्थिति से और बढ़ा दिया। महामारी के दौर ने देशों में रोजगार भागीदारी में व्याप्त लिंग अंतराल असंतुलन को पहले की स्थिति से और बढ़ा दिया। परिणाम स्वरूप अनौपचारिक रोजगार अधिक प्रभावित हुआ।
परिणाम स्वरूप अनौपचारिक रोजगार अधिक प्रभावित हुआ, विशेष रूप से महिलाओं के लिए, विशेष रूप से महिलाओं के लिए। ठीक है। भारत को लेकर इन्होंने क्या कहा है, भारत को लेकर भी बोला कि 100 महिलाओं में से लगभग 12 महिलाओं ने अपनी नौकरी खो दी। यदि 100 महिलाएं कहीं पे काम कर रही थी तो एक एवरेज देखें तो प्रत्येक 100 महिला में से 12.3 महिलाओं ने अपनी नौकरी खो दी। और पुरुषों की बात करें तो 100 पुरुषों में लगभग 7.5 पुरुषों ने अपनी नौकरी खो दी। तो ये डेटा एक निकल के आता है, तो लिख लीजिए भारत के संबंध में इस दौरान देश में प्रत्येक 100 महिलाओं में 12.3 महिलाओं ने, अब ये औसतन है इसीलिए पॉइंट में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, 100 महिलाओं में 12.3 महिलाओं ने अपनी नौकरी खो दी। वहीं 100 पुरुषों पर 7.5 पुरुषों द्वारा नौकरी खो दी गई। वस्तुतः कोविड-19 महामारी ने देश में रोजगार भागीदारी में व्याप्त लिंग असंतुलन को बढ़ा दिया। तो ये कोविड-19 का सामाजिक प्रभाव एक पड़ता है, शिक्षा का तो भी मैटर है, एक आपका ये लैंगिक अंतराल पे भी, रोजगार मर्रे में भी आप देखेंगे तो महिलाओं की स्थिति को कमजोर बनाने का काम किया। ठीक है। बाकी इसमें बहुत सारी रिपोर्ट में कई सारी बातें लिखी गई हैं कि क्या किया जाना चाहिए, गिरावट में सुधार को लेकर क्या किया जाना चाहिए। तो पहली बात है कि क्रय शक्ति क्षमता में सुधार किया जाना चाहिए, खासकर श्रमिकों की क्रय शक्ति क्षमता में सुधार, उनकी परचेजिंग पावर को बढ़ाने का काम करना चाहिए। त्वरित सामाजिक सुरक्षा, समाज में जिनकी नौकरियां चली गई हैं उनको सोशल प्रोटेक्शन प्रदान करना चाहिए। हमारे यहाँ पे हुआ है ना, भारत सरकार ने 1 नेशन 1 राशन कार्ड व्यवस्था के तहत सबको तुरंत ही भोजन पानी सब व्यवस्थाएं की हैं, बैंकों अकाउंट में भी पैसा गया है, सारी चीज़ें काफ़ी तीव्र गति से सरकार ने सामाजिक सुरक्षा की दिशा में काम किया है। इसके बाद मानवीय क्षमताओं को संवर्धित करने के लिए उद्यम, तभी आत्मनिर्भर भारत हम लेकर के आए, है ना। तो उद्यम सक्षम एक वातावरण बनाया जाना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का सम्मान करना चाहिए। तो इस तरीके से काफ़ी सारे इन्होंने ये भी बताएं, अच्छी नौकरियों का सृजन किया जाना चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें इन्होंने बताई हैं कि मुद्रास्फीति को कम करने के लिए आपको काम करना चाहिए, सारे कारक इन्होंने बताए इस दौरान। ठीक है। तो ये एक रिपोर्ट थी, आप लोग थोड़ा सा इसमें अवेयर रहिएगा, देख लीजिएगा। इससे मतलब इस तरीके की रिपोर्टें आपको याद रखनी चाहिए, लिखनी चाहिए, ताकि आपको काम आए। ये आपकी एक संस्था है, इसका नाम है इन्वायरमेंट, एक इंडेक्स है आपका भी निकलता है, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक बोलते हैं, पर इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 ये अभी जारी हुआ है आपका। तो इसको जो है आपको येल विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया गया, हर 2 साल में जारी होता है ये आपका पर्यावरण, हेडिंग डाल लीजिए, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक, इसको EPI बोलते हैं या इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन इंडेक्स 2022 बोलते हैं। तो ये हर 2 साल में जारी किया जाता है। जारी कौन करता है? येल विश्वविद्यालय। ठीक है। और यहीं पे एक सेंटर बना हुआ है, येल सेंटर फॉर एनवायरनमेंट लॉ एंड पॉलिसी, ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ जो है एक दूसरा साथ में येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय, ये दोनों के द्वारा जो है आपका साझा तौर पे दोनों के सहयोग से ये आपका निकाला जाता है। ठीक है। इसमें 180 देश थे टोटल, 180 देश थे टोटल। 180 देशों में देखा जाए तो शीर्ष स्थान किसे मिलेगा आपको? सिंपल सी चीज है, इसमें सूचकांक में पर्यावरणीय संबंधी, पारिस्थितिकी तंत्र संबंधी देशों के द्वारा किस तरीके से कार्य किया जा रहा है उसके बारे में ये पूरा का पूरा सूचकांक होता है कि कैसे जो है पर्यावरणीय संबंधी स्वास्थ्य किसी भी देश के द्वारा विकास किया जा रहा है, उससे पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंच रहा है,
पारिस्थितिकी तंत्र को कितना नुकसान पहुंच रहा है, उन सब आधारों को ध्यान में रख करके इंडेक्स निकालते हैं। तो इसमें पहले नंबर पे कौन हो सकता है आपका? वही देश जो आपके दिमाग में आते हैं और डेनमार्क नंबर 1 है, इसमें पहली रैंक में डेनमार्क है। इन्होंने अपनी जगह, जैसे हमारे यहाँ पे स्वच्छता अभियान पे इंदौर ने अपनी जगह फिक्स करा ली है, वैसे ये जितने भी आपके, हाँ, इन पे आपस में रहता होगा कि इस बार जो है हम कहाँ पे कंपटीशन करें, ये बताओ। तो पहले नंबर पे डेनमार्क है, किसी भी सूचकांक में तो ऊपर नहीं आते हैं। हाँ, मध्यम मार्गी भी नहीं है, हम निम्न मार्गी हो गए हैं। इनमें मुझे तो कई बार ये सूचकांकों में भरोसा नहीं होता है कि इतनी बुरी हालत तो हमारे देश की नहीं है, बट फिर भी डेवलपिंग कंट्री हैं, हम कभी उन देशों में गए नहीं, देखे नहीं, शायद वहाँ पे सांस लेने पे यही होता हो कि बहुत शुद्ध होगा भी वो, क्योंकि वो हम उष्णकटिबंधीय प्रदेश से हैं और वहाँ पे जो है शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, ये तो स्वच्छता को लेकर है। हाँ, ये जानकारी ज़रूर है कि वहाँ पे जैसे ऑटोमोबाइल और इन सब चीज़ों को लेकर के लोगों के पास है, तो क्योंकि वहाँ पे उच्च आय दर है, सबकी इनकम बहुत अच्छी है, लेकिन लोग जो है बहुत अवेयर हैं, अपने हेल्थ को लेकर बहुत अवेयर हैं। साइकिल में लोग जो है अपना टाइम, हमारे यहाँ साइकिल अब ख़त्म होती जा रही है, शहरों में देख लीजिए, गांव में अभी थोड़ा बहुत है, यहाँ पे तो लोग सब। अभी आपको एक और रिपोर्ट दिखाऊंगा, उसमें भारत ऑटोमोबाइल सेक्टर में विश्व का चौथा सबसे बड़ा, जहाँ पे गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा खरीदी जा रही, बाजार बनता जा रहा ऑटोमोबाइल सेक्टर का। तो थोड़ा सा वहाँ पे हेल्थ, और दूसरी जनसंख्या कितनी है, ये सबसे बड़ा मैटर करता है कि है कितनी जनसंख्या। जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ पे स्थिति ऐसी होगी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या भी नहीं है। तो कई मामलों पे देखा जाए तो है ना, फिर आप सिक्किम हमारा उठा लो, सिक्किम भी उतना ही आपको स्वच्छ दिखेगा फिर उसी मामले में, ठीक है। लेकिन अभी वहाँ पे कई सारी डेवलपमेंट को लेकर के चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अब इन लोगों ने शुरुआती दौरान पे आपको पता है ये कब आए थे भारत, डेनमार्क वाले भी तो आए थे ना घूमने, डेनमार्क पुर्तगाली तब आए थे, तब से लेकर अब तक में औद्योगिक क्रांतियाँ भी यहीं सबसे पहले हुई, तो डेवलप्ड कंट्री में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब भारत जैसा देश अभी अपना संघर्ष की स्थिति में है। तो पहले नंबर पे आपका डेनमार्क है, दूसरे नंबर पे यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, तीसरे नंबर पे आपका फिनलैंड है। ये 3 तो लिख ही लो कम से कम, टॉप 3 पूछा जाएगा तो। भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ होगा इस सूचकांक में? अब भरोसा नहीं होता वैसे मुझे इसमें है, यदि मैं बता दूंगा आप लोग गुस्सा हो जाओगे। 180वीं रैंक मिली है हमें इस बार, इसलिए भरोसा नहीं हो सकता है। अब बताओ सबसे लास्ट मिली है इस बार। अब यही इसलिए तो कह रहा हूँ कि मुझे भरोसा नहीं होता। भारत सबसे निचले पायदान पे आया है, ऊपर हैं पड़ोसी देश सब ऊपर हैं। कुछ भी हो, हमें लास्ट मिली है, लिखो भारत 180वें रैंक पे है। हाँ, हर इंडेक्स में लास्ट में रखते हैं। भारत से पैसा नहीं मिलता ना इन्हें, क्या? हाँ, 140-45 ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। तो सबसे निचले पायदान पे भारत है। 2020 में 168वें नंबर, अच्छा लिखोगे ही नहीं, अरे 168वें नंबर पे थे 2020 में, अरे लिख लो भाई, ऐसे सेंटी मत हो। म्यांमार की 179 रैंक आई है, पाकिस्तान 176वें नंबर पर है। सब हम ही लोग यहीं आसपास सब दोस्त हैं, सार्क के जितने देश है सबको यहीं पे डाल रखा है। म्यांमार 179 पे है, इसके बाद आपका बगल में बांग्लादेश 178 पे है, वियतनाम 179 पे है, 177 पे पाकिस्तान है, 176 पे आपका जो है पड़ोसी में भूटान की स्थिति सबसे अच्छी है, 85 नंबर पे भूटान है। बाकी श्रीलंका 132वें, नेपाल 162वें। कौन? डेवलपमेंट देखो, विकास में तो लगे हुए हैं हम लोग, ऐसा तो है नहीं, विकासशील देश हैं। चलो, एक ये बिल्ली आप लोग देख रहे होंगे, क्या बोलते हैं इसको, नाम बताओ इसका। ये बिल्ली जो है
मछलियाँ खाती है। इसकी फ़ोटो है कोई मछली खाते हुए। हाँ, ये देख रहे हैं, ठीक है। इसको लेकर एक न्यूज है, विश्व की पहली फिशिंग कैट जनगणना करवाई गई है। लिख लो, हेडिंग डाल लो, फिशिंग कैट बोलते हैं इसको। तो ये यहीं पे हुई है भारत में, उड़ीसा में चिल्का झील में आयोजित हुई है विश्व की पहली फिशिंग कैट जनगणना। तो चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी और द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट के द्वारा ये जनगणना करवाई गई है। इसमें जो है चिल्का में टोटल 176 मछली पकड़ने वाली बिल्लियां हैं जो मछली पकड़ती हैं। और ये जनगणना में आप लिख लो, इसमें लिखो जनगणना के अनुसार करवाया किसने जनगणना, उनके नाम लिख लो। द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट, इसको TFCP बोलते हैं, द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट। और द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट के सहयोग से चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा, चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा इसके अनुसार चिल्का झील में 176 मछली पकड़ने वाली बिल्लियां देखी गई हैं। एक 176 मछली पकड़ने वाली। तो ये आपकी जो आपकी IUCN की लिस्ट है उसमें ये असुरक्षित प्रजाति के तौर पे रखी गई हैं, यानी थ्रेटेड स्पीस लिस्ट में इसको रखा गया है, रेड डेटा लिस्ट में। तो IUCN के द्वारा ये एक असुरक्षित प्रजाति के तौर पे इसको वर्गीकृत किया गया है, फिशिंग कैट को, ठीक है। तो ये चर्चा में बना रहता है, कई बार पूछता है, इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। ये मछली ही खाती है कि मछली के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है? दूसरे ऑप्शन भी है, बट मछली भी खाती हैं ये भी लिख लो। भारत का भी ये एक रिपोर्ट आई है, इसमें मई 2022 में एक रिपोर्ट आई थी, ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस्क कंसर्नल डी ऑटोमोबाइल्स की, OICA की एक रिपोर्ट आई थी। OICA का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस्क कंट्रस्टेड डी ऑटोमोबाइल, OICA। इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, उसमें यह बोला गया कि भारत ने जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए विश्व में चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारत चौथी मार्केट बन गया। तो पहले नंबर पे लिख लो, शीर्ष 3 कौन से हैं हमसे। नंबर 1 पे सबसे बड़ी मार्केट ऑटोमोबाइल की है चीन, दूसरे नंबर पे अमेरिका, तीसरे नंबर पे जापान और चौथी नंबर पे भारत। तो फोर्थ सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट भारत बन गया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि वर्ष 2025 में हम जापान को भी पीछे छोड़ के तीसरे सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मार्केट के तौर पे आएंगे। अभी देखो एक टेक्नोलॉजी चेंज भी होने वाला है बहुत तेज़ी से, और टेक्नोलॉजी रिप्लेसमेंट होने वाली ऑटोमोबाइल सेक्टर पे। वो क्या है, EV व्हीकल्स आने वाले हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आने वाले हैं। अभी थोड़ा सा बहुत महंगे हैं, और वो तो देखो वो तो नेक्स्ट लेवल होगा, लेकिन अभी EV प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है बहुत तेज़ी से। भारत की बहुत सारी कंपनियों को प्रतिस्पर्धात्मक तौर पे अपने आप को तैयार कर रहे हैं, जिसमें टाटा, महिंद्रा, ये कंपनी आ गई हैं। अब यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए मार्केट खोल दिया जाएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय के लिए खुला भी है, लेकिन अभी टेस्ला वगैरह कंपनियों को लेकर अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि भारत सरकार की प्रायोरिटी है कि यहाँ पे, ठीक है, प्रयास यही रहे कि पहले भारतीय कंपनियाँ ही इसमें जुड़े, ठीक है। चीन में बनाता है, बेचने भारत। हाँ, वही सारी चीज़ें, बहुत सारे मानक है उसमें, पैरामीटर हैं टेस्ला वगैरह को लेकर के कि भाई भारत पे ही आप इसको डेवलप करो, बनाओ, ठीक है। एक ये रिपोर्ट थी, इसको बस ऐसे जान लो। आपको पता होगा एक ये कोचीन बंदरगाह है, कोचीन पोर्ट है आपका, ठीक है। कोचीन पोर्ट को लेकर भारत सरकार ने इसको ऋण दिया था, और ऋण अदायगी को लेकर ये चर्चा थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लूँगा। तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय कमेटी है एक, ठीक है, उसके द्वारा अभी क्या किया गया है, कोविड-19 महामारी के कारण से अभी बहुत सारी ऐसी अथॉरिटीज़ हैं, भारत सरकार ने इसको काफ़ी ऋण दे रखा था। किसको? कोचीन बंदरगाह प्राधिकरण को। तो कोचीन बंदरगाह प्राधिकरण के द्वारा वो ऋण अदायगी 2020-21 में कर दी गई थी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो है, नहीं 2018-20, हाँ, इसके द्वारा 2018-19 की ऋण अदायगी की गई थी, 2019-20 की ऋण अदायगी की गई थी,
फिर 2020-21 की ये नहीं कर पाए, 2021-22 की नहीं कर पाए और 2022-23 की भी नहीं कर पाएंगे। तो अभी इनको लेकर के मोहलत प्रदान की गई है 4 साल की, कि 4 साल बाद आप ये ऋण को दे सकते हैं। तो अभी ये भी काम किया गया है। अभी तो आपको पता ही कि कोविड के कारण से काफ़ी बड़ी समस्याओं से गुजरे हैं क्षेत्र, ठीक है। तो भारत सरकार के द्वारा इस अथॉरिटी को, ये कोचीन पोर्ट का क्षेत्र है आपका, ठीक है। एक खबर और है आपकी, ये कौन सी है, एक रिपोर्ट आई हुई है, इस रिपोर्ट को भी लिख लो। रिपोर्ट का नाम है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022। विश्व, इसको बोलते हैं IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक। तो 15 जून 2022 को ये रिपोर्ट जारी की गई थी। इसमें 63 देश थे। 63 में नंबर 1 कौन सा होगा? प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट का मतलब समझ रहे हैं ना? प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट मतलब विश्व में एक तरीके से बिजनेस को लेकर के, व्यापार को लेकर के कैसे आपस में एक साथ जुड़ी हुई हैं अर्थव्यवस्थाएं। तो कौन सी अर्थव्यवस्था कितनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धात्मक रूप से अग्रणी रूप में है? नंबर 1 में कौन है? डेनमार्क। नंबर 2 में है स्विट्जरलैंड। नंबर 3 में है सिंगापुर। 2021 में डेनमार्क तीसरे नंबर पे था, स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे था, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड दूसरे पे आ गया है, डेनमार्क इसमें नंबर 1 हो गया है। तो डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर टॉप 3 कम देश हैं इसमें, ठीक है। अमेरिका कहाँ है? अमेरिका 10वें नंबर पे है, ठीक है। और भारत जो है पहले 43वें नंबर पे था, अब 37वें में आ गया है। इसलिए ये वाला इंडेक्स थोड़ा याद रखना, ठीक है। अच्छी खासी छलांग लगाई हमने, 6 पायदान की छलांग लगा के 37वें नंबर पे आए। यानी भारत में एक तरीके से व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का एक माहौल देखने को मिल रहा है। तो ये आपका एक इंडेक्स, ये भी आपको याद रखना है। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा विश्व में एक तरीके की कॉम्पिटिटिवनेस, किस चीज़ में? व्यापार को क्षेत्र में लेकर के, ठीक है। तो अर्थव्यवस्थाएं हैं सारी, ठीक है। इन अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार को लेकर आपसी प्रतिस्पर्धा कैसी है, ठीक है। तो इन सब क्षेत्रों को लेकर ये सूचकांक आपका जारी किया जाता है। हाँ, वैश्विक व्यापार में इंटरनेशनल लेवल पे कैसे काम कर रहे हैं। तो इसमें भारत को इस बार 37वीं रैंक प्राप्त हुई है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट सेशन पे फिर करंट अफेयर्स के कुछ और इवेंट देखेंगे। बाकी कॉमनवेल्थ को आप लोग थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन पे रखना, देखते रहना, क्योंकि आप लोग देखते तो हो नहीं, आँख मूंद करके रहते हो। कम से कम सुबह सुबह मैं आपको कितनी बार बोल चुका कि उठो तो संसद टीवी का प्रोग्राम खोल लो, उसमें सब बता देता है पूरे दिन में। सुबह सुबह उठने के बाद एक बार देख लो, कल के दिन से अपडेट हो जाओगे पूरे। क्या बुराई है इसमें? करना चाहिए ना आपको, पर नहीं मानोगे, क्या करोगे।